वेलकम बैक। आप लोग थंबनेल पे से ही पढ़ रहे हो। आज हम बात करेंगे इसरो की। इससे पहले हम शुरू करें, आप लोगों के लिए एक अपडेट है। अभी हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें इंडिया के लीडिंग साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। तो इसमें सबसे पहला हम आज शुरू कर रहे हैं इसरो के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं इसरो की। इसरो के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसरो एक एक्रोनिम है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है, जो एक नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, मतलब ये एक गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बेंगलोर में मिलेगा। देन ये ऑपरेट करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। तो जैसे आप लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं इसको, पीएम ऑफ इंडिया। चलिए, देन इसमें एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी है जिसको चेयर कर देंगे इसरो के चीफ, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेंगे। देन इसरो जो एक प्राइमरी एजेंसी है इंडिया में, जिसका काम है स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करना, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम करना और इसके साथ में सिमिलर टेक्नोलॉजीज पे काम करना। देन इसरो जो है ये दुनिया की वन ऑफ द सिक्स गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं जिनको गवर्नमेंट फंड करती है और गवर्नमेंट ओन भी करती है, जिनके पास फुल कैपेबिलिटी है, फुल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी, मतलब इनके रॉकेट्स, लॉन्च पैड सब अपने हैं। देन उसके बाद क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। देन उसके बाद लॉन्चिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन, मतलब इंट्रा प्लानिटरी मिशन जो है उनको कैरिड आउट करना, जैसे कि मिशन मून के लिए, मिशन मार्स के लिए, विनस के लिए, इवन सन के लिए भी हम जो है गवर्नमेंट एजेंसीज ने पूरी दुनिया में, नासा ने और अलग अलग मिलकर उन्होंने अलग-अलग मिशन लॉन्च किए हैं। देन उनमें से इसरो जो है इंडिया में, ये एक सक्सेसर है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का, ठीक है? और जिसको ये काफ़ी पहले एस्टैब्लिश की गई थी। देन उसके बाद इसरो की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1969 में की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा-सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, इसरो की ब्रीफ हिस्ट्री, इसरो की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई। तो इनमें एक आपको पॉइनर नाम मिलेगा डॉक्टर विक्रम साराभाई का, जो फाउंडर ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है, उनके फाउंडर हैं। देन उसके बाद एक और डॉक्टर होमी भाभा, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में। देन आप लोगों को पता चल ही गया होगा यहाँ से कि इंडिपेंडेंस से पहले ही स्पेस एप्लीकेशन पे काम होना शुरू हो गया था। देन उसके बाद 1950 में इंडिपेंडेंट के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया, जिसके अंडर डॉक्टर होमी भाभा जो सेक्रेटरी बने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, और उन्होंने स्पेस रिसर्च में फंड करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद अलग अलग ऑब्जर्वेटरी बनाई गई इंडिया में। देन उसके बाद ये आगे जो है इसको इनकवरेज किया गया इंडिया में स्पेस रिसर्च के बारे में। देन उसके बाद यहाँ पे 1957 में सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, उसने पहली बार अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो लॉन्च किया गया। उससे और ज़्यादा जो है पूरी दुनिया के लिए स्पेस लॉन्च और स्पेस रिसर्च पे जो है वो गेट खुल गए। देन उसके बाद इंडिया में देखा जाए तो हमारे फॉर्मल पीएम जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर विक्रम साराभाई दोनों ने मिलके उनके दोनों के एफर्ट के बिना हमारे इसरो की फाउंडेशन रखी गई। देन उसके बाद अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी ने उन्होंने सुपरसीड किया इसरो को। देन उसके बाद 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया, सेटअप किया गया, और इसके बाद जितनी भी स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर रखी गई। तो आज तक ये वैसे ही चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देन अब बात करते हैं हम सेंटर्स की, यानी कि वर्किंग फैसिलिटी, और जो भी हमारे पास इसरो की अलग अलग वर्किंग फैसिलिटी हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे 12 अलग-अलग रिसर्च फैसिलिटी वगैरह दिख रही होंगी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, जो एक मार्केटिंग आर्म है इसरो की, जो इसरो के लिए मार्केटिंग का काम करती है। देन ये भी बैंगलोर बेस्ड है। देन उसके बाद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में। देन उसके बाद एक नया यहाँ पे नाम दिखेगा आपको, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो एक कमर्शियल विंग है। फॉर एग्जाम्पल इसका काम क्या है, अगर मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी को सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो सबसे पहले कॉन्टैक्ट करेगी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बाद, देन वो इसरो के पास करेगी। पहले ये सारा काम इसरो खुद ही करता था, लेकिन अब इसरो के पास टाइम बहुत कम है, वो अपने प्रोजेक्ट्स और अलग अलग मिशन पे काम नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। देन उसके बाद आते हैं लास्ट में हम देखेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो एक लॉन्चिंग स्टेशन है, जो श्रीहरिकोटा अहमदाबाद, सॉरी आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा। हमारे जितने भी सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च है वो यहाँ से होते हैं। देन उसके बाद आप सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी देखेंगे और अलग अलग टाइप के डॉक्टर विक्रम साराभाई के स्पेस सेंटर जो केरला में आपको दिखेगा। तो हाँ, अलग अलग
रिसर्च फैसिलिटी अलग-अलग काम के लिए हैं। तो आपको ये किसी भी बड़े शहर में नहीं दिखेंगी, ऑलमोस्ट आपको नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में या फिर अहमदाबाद जैसी लोकेशन में दिखेगी जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत कम हो। ऐसे स्टेशन ऐसी जगह में रखने एस्टैब्लिश किए जाते हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम से कम हो। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसरोज़ के आज तक के मिशन। कितने मिशन इसरो ने कंडक्ट किए हैं वो सारे देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो आज तक जो है हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको। 114 जो है स्पेसक्राफ्ट मिशन थे, ये 83 मिशंस जो हैं वो लॉन्च यानी कि सैटेलाइट लॉन्च करने थे। देन 13 स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं आज तक। देन उसके बाद 2 री-एंट्री मिशंस हैं। तो स्टूडेंट सैटेलाइट जिसमें पॉइनर है कलाम सर एंड कलामसैट V2 जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। देन उसके बाद हम बात करते हैं री-एंट्री मिशंस की। इसमें एक स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट है। देन उसके बाद क्रियो मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो हैं हमारे एस्ट्रोनॉट को आउटर स्पेस से वापस अर्थ पे लाने के लिए जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन हैं जो सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए। देन उसके बाद 342 फॉरेन मिशंस मतलब इतने फॉरेन मिशंस हमने फॉरेन कंट्रीज़ के सैटेलाइट को लॉन्च करके किए हैं जिसमें से 34 कंट्रीज़ ने अपने सैटेलाइट इसरो से लॉन्च कराए। देन उसके बाद इसरो के पास एक रिकॉर्ड है जिसमें सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट जो हैं इसरो ने एट ए टाइम लॉन्च किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिया के रॉकेट्स यानी कि लॉन्चिंग कैपेबिलिटी और के बारे में। तो इंडिया के पास कुछ अलग-अलग टाइप के सैटेलाइट हैं जिसमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आ गए हैं, एसएलवी आ जाएगा। देन उसके बाद एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आ जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, देन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। देन उसके बाद जीएसएलवी मार्क 3। तो ये अलग-अलग टाइप के सैटेलाइट हैं जिसमें से जीएसएलवी मार्क 3 का नाम आप लोगों को याद रखना है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव वगैरह में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये इंडिया का यानी कि इसरो का सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है जो सबसे ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है और सबसे बड़े से बड़ा सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जा सकता है इससे, ठीक है? तो इसको एक और नाम मीडिया ने एक और नाम दिया था बाहुबली के नाम से। तो इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सो हियर वी हैव, तो ये रहा हमारा बाहुबली रॉकेट। तो ये आप लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है पीछे, ये वाला इसको लॉन्च पैड कहते हैं। देन ये हमारा मेन रॉकेट आ गया। ये हमारे पास बूस्टर इंजन है साइड में जो सैटेलाइट को बूस्ट करने के लिए शुरू होते हैं। तो ये हमारा लॉन्चिंग पैड पूरा आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। सो here we have different types of satellites SLV, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV Mark 3। ओके, अगर आप लोगों को इन सैटेलाइट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, तो फिर हम इस पे एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसरो के जो फॉर्मर चीफ हैं और या फिर करंट चीफ जो हैं अभी कौन से हैं। तो सबसे पहले इनमें इसरो के चीफ थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जो 63 से 71 तक रहे। देन उसके बाद सतीश धवन भी सर आए। देन उसके बाद काफ़ी सारे नाम के बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर के सीवन 2018 से 2022 तक यानी कि रिसेंटली ही ये रिटायर हुए हैं इस पोस्ट से। देन उसके बाद डॉक्टर एस स्वामीनाथन जो 2022 में ही इन्होंने इस पोस्ट को संभाला है। तो आप लोग इसको पॉज़ करके अच्छे से देख सकते हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसरो का रोल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट हमें चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमारे पास आ गया साउथ एशिया सैटेलाइट। तो ये एक जीसैट यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो फॉर्मली हम इसको सार्क सैटेलाइट भी कहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ लोगों को पता ज़रूर होगा, एक सार्क जो है सार्क जो एक रीजनल ग्रुपिंग है। कुछ कंट्रियों ने मिलके एक ग्रुप बनाया है जिसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन उसके बाद मॉरिशस के बाद श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ऐसी कंट्रीज़ आती हैं तो उनका एक ग्रुप है। तो इंडिया ने इसरो ने ये सार्क कंट्री के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया था लेकिन इसमें बाद में इसका नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि इसने पाकिस्तान इसमें जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा था, ना ही वो ये इसको यूज़ करना चाहता था। तो ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट भी है। चलिए आगे चलते हैं। देन उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट जिसका एक और नाम भी दिया जाता है, ऑपरेशनल नाम है इसका नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। मतलब इसमें ये एक इंडियन जीपीएस आप इसको कह सकते हैं। तो जैसे आपको जीपीएस फ़ोन में आता है वैसे इंडियन जीपीएस भी है जिसमें 13 सैटेलाइट आएँगे, वो आपको एक प्रिसाइज़ पोज़ीशन आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। तो आपके ये जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं वगैरह हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है। देन उसके बाद इंडिया के आस-पास में 1500 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसमें ये एरिया कवर करता है। तो इसमें इंडिया के अलावा बाकी कुछ कंट्री भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के फ्रेंडली कंट्री ऑफ कोर्स। चलिए आगे चलते हैं। देन रोल ऑफ इसरो इन इंटरनेशनल एरिना। तो इसरो का क्या रोल है इंटरनेशनल एरिना में, मतलब इंटरनेशनल में जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं जैसे नासा है, इसमें फिर CNES है, फिर उसके बाद JAXA है। तो नासा आपको पता ही होगा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। देन उसके बाद JAXA जो है ये जापानीज स्पेस एजेंसी है। देन CNS है, ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी है। तो अब आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है, निसार।
निसार जो है ये नासा और इसरो की कोलैबोरेशन है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है, एक अलग टाइप का रडार है जो अर्थ साइंस स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनली बहुत सारी अलग-अलग टाइप की जो कमिटीज़ बनाई गई हैं जो स्पेस के यूज़ और जो है स्पेस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए हैं, तो उसमें इंडिया अपना एक लीडिंग रोल जो है वो प्ले कर रहा है, एक मेजर रोल प्ले कर रहा है मल्टीलेटरल कमिटीज़ में, इंक्लूडिंग ये सारी मैंने इसमें लिस्ट बनाई है आपको, आप एक-एक करके इसको देख सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस लॉ, एकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, देन एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, तो ये सारी जो कमिटीज़ हैं इसमें इसरो जो है एक लीडिंग रोल निभा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो मेजर अचीवमेंट क्या है? तो ऑफ कोर्स जैसे-जैसे टाइम बीता इसकी एस्टैब्लिश के बाद इसरो ने हर इंडियन को प्राउड फ़ील करने के लिए बहुत सारे मोमेंट दिए हैं। तो उनमें से कुछ मोमेंट्स आप लोगों के पास यहाँ पे हैं और कौन-कौन से स्टेप्स की वजह से इसरो पूरी दुनिया में जाना जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट SEER-1 जिसको कहते हैं, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से इसरो को जाना जाता है। ये री एंट्री के लिए एक व्हीकल बनाया गया है जो वापस स्पेस से वापस अर्थ पे आने के लिए यूज़ किया जाता है। देन लार्ज डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इंडिया ने इनसैट जो है 1983 में लॉन्च किया था इसकी वजह से। देन उसके बाद रीयूजेबल रॉकेट, इंडिया ने हाल ही में अपना रीयूजेबल रॉकेट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट टेस्ट कर लिया है एंड देन कंडक्ट करने के लिए है। देन उसके बाद आते हैं इंडिया की हैवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट पे जिसका वेट जो है वो 1440 केजी है। ये काफ़ी बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंटर में इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जो है 1975 में लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद अगला अगर पॉइंट हम देखें तो इसमें चंद्रयान फर्स्ट की बात की जाएगी जो इंडिया का पहला लूनर प्रोब था, यानी कि पहला मून मिशन था। मून के एटमॉस्फेयर में हमें कोई प्रोब भेजना था। देन उसके बाद हमारे पास GSLV मार्क 3 आता है जो इंडिया का जो 3 स्टेज रॉकेट है, जो हेवीएस्ट रॉकेट है, ठीक है? और ये चंद्रयान को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया गया था। देन उसके बाद बात करते हैं हम इंडिया का जो रिकॉर्ड है 104 सैटेलाइट को सिंगल मिशन में लॉन्च करने का। देन उसके बाद इंडिया का जो नाविक है यानी कि रीजनल नेविगेशन सिस्टम जो है, इसके लिए भी इंडिया को काफ़ी जाना जाता है। देन उसके बाद इंडिया का मंगलयान मिशन यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको मॉम भी कहते हैं, तो ये इसरो ने पहले अटेम्प्ट्स में ये 100% सक्सेसफुल ये मिशन कंप्लीट किया गया था। इवन नासा ने भी इसको परफॉर्म करने में बहुत सारे फेलियर का सामना किया। इवन चाइनीज स्पेस एजेंसी ने भी, इंडिया ने पहली अटेम्प्ट में ही ये कंप्लीटली सक्सेस कर लिया था। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट। अब हम मिलेंगे नए सेशन में, तो आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मज़ा आ रहा होगा और ये नई नई साइंटिफिक नॉलेज आपकी अपग्रेड हो रही होगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट्स करें एंड जॉइन करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।